हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली लर्न। माई सेल्फ महक गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके लिए लेके आई हूँ आज केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलर मास का कॉन्सेप्ट। आपका जो क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर से हम एक टॉपिक उठाए हैं मोलर मास का कॉन्सेप्ट। मोलर मास क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैटर और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में इस चैप्टर के टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन की थी। आप हमारी लास्ट वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड चैप्टर है हमारा एटम्स वाला, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में और इन डिटेल। और उसके बाद थर्ड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, वो दोनों चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। तो जिन्होंने हमारी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी डेली लर्न की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगी और आप वहाँ से अपने टॉपिक्स जो हैं क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और जिन्होंने हमारा चैनल डेली लर्न सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सो दैट आपको डेली के डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब हम कोई न्यू टॉपिक डालते हैं तो आपको नोटिफाई होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम जैसे देख लेते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ 3 पार्ट्स दे रखे हैं, CH4, H2O and CO2. CH4 is methane, H2O is water and CO2 is कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इनका मोलर मास फाइंड आउट करना है कि मीथेन का क्या मोलर मास होगा, वाटर का मोलर मास क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा। इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है तो हमें उसके हर एक एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा फर्स्ट है मीथेन CH4। CH4 के अंदर एक तो कार्बन है, 1 कार्बन है, और H कितने हैं, 4 हाइड्रोजन्स हैं। दैट मीन्स इसमें ये जो CH4 है इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन से बनी है। तो हमें इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास लेना होगा और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेना होगा। सो अगर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, आप अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखते हैं, 10th में भी आप ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते होते थे और एटॉमिक मास लिखते थे। कार्बन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता था 6C12, ठीक है। तो ऊपर जो इसके होता है कार्बन के, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और इसके जो बेस में होता है ये इसका होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है, इसके ऊपर हमारे इन डिटेल सेपरेट वीडियो बनी हुई है। एटॉमिक मास होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पे कैसे डिपेंड करता है। एटॉमिक मास न्यूक्लियस के मास को बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उतना ही हमारा एटॉमिक मास होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास। और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। तो कार्बन के लिए एटॉमिक मास कितना लेंगे, 12। और एटॉमिक मास अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 क्यों होता है, क्योंकि इसके पास ओनली 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसके पास कोई भी नहीं होता, 0 होता है। तो अगर हमें CH4 का मोलर मास फाइंड आउट करना है, CH4 में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, तो हम इस कैसे लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अगर हमें फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, दिस इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। रीजन, बिकॉज इसमें 4 एलिमेंट है हाइड्रोजन के। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें लाइक दिस, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो इट विल बिकम 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। जब भी आपको मोलर मास की रिप्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए यूनिट्स क्या देते हैं, U। जैसे हम
मास के यूनिट्स होते हैं केजी, ग्राम्स, किलोग्राम्स, या फिर यूनिट लेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर, सेंटीमीटर। तो अगर हमें मोलर मास के यूनिट्स देने हैं तो हम उसको AMU या फिर U से डिफाइन करते हैं, या फिर ग्राम्स पर मोल से डिफाइन करते हैं, राइट। सेकेंड पार्ट का मोलर मास सिमिलरली फाइंड आउट करते हैं। H2O का मोलर मास फाइंड आउट करना है। H2O का अगर हम मोलर मास फाइंड आउट करें तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अभी हमने डिस्कस किया है कि 1 होता है, और अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का होता है वो होता है 16। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हमें वाटर का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ H2O equals atomic mass of oxygen plus 2 times of atomic mass of hydrogen, because it has 2 atoms of hydrogen, 2 elements of hydrogen. वैल्यू पुट कर देते हैं 16 plus 2 into 1 that is equals to 16 plus 2 that is 18. So 18U. H2O का मास कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, 18U. थर्ड पार्ट का फाइंड आउट कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में 1 एटम है कार्बन का और 2 एटम है ऑक्सीजन के। कार्बन का एटॉमिक मास अभी डिस्कस किया 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो टोटल अगर CO2 का हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, सो हम कहेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 times ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। वैल्यूज पुट कर देते हैं 12 plus 2 into 16। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 12 into 2 into 16 दैट इज 12 plus 32 दैट इज इक्वल्स टू 44U। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटॉमिक मोलर मास आएगा आपका दैट इज 44U। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं मोलर मास के ऊपर ही, या फिर मास फाइंड आउट करने के रिलेशन पे ही। क्वेश्चन देखते हैं हम। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, calculate the mass percentage of different elements present in sodium sulfate, अब यहाँ पे हमें जो कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। अगर आपको क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि दिया हो Na2SO4, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा होगा सोडियम सल्फेट का मास परसेंटेज हर एक एलिमेंट का फाइंड आउट करना है। तो बट आपको पता होना चाहिए कि सोडियम सल्फेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, Na2SO4। अगर कई बार नहीं पता होता है कि कितने एलिमेंट्स लेने हैं सोडियम के और कितने एलिमेंट लेने हैं सल्फेट के, सल्फेट तो हमेशा SO4 ही होता है। SO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, और Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए +2 चाहिए होता है, तो हमें सोडियम के 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, इसलिए NaSO4 नहीं बनेगा, Na2SO4 बनेगा, राइट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट एलिमेंट की मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम इसका मोलर मास फाइंड आउट करेंगे कि Na2SO4 का मोलर मास कितना होता है, ठीक है। अगर हमें Na2SO4 का मोलर मास फाइंड आउट करना है तो इसके पास 2 एटम्स तो हैं सोडियम के, Na के, प्लस 1 एटम है सल्फर का, S का, प्लस 4 एटम है ऑक्सीजन के। तो इस तरह से हम इसके एलिमेंट्स लेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। अब ये जो सिर्फ मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ एटॉमिक मास कितनी होती है, ये सब आपको लर्न होनी चाहिए जब आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट किया है। तो एटलीस्ट जो फर्स्ट 30 एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन से लेके जिंक तक 30 एलिमेंट होते हैं, तो इनकी हर एक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पे आपको गिवन नहीं होगा एटॉमिक मास कितना होता है हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम सल्फर का एटॉमिक मास लिखेंगे, कितना होता है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। सल्फर का
जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 16, तो इसका डबल हो जाएगा 32। ऑलमोस्ट जो डबल होता है डबल से एक नंबर ऊपर नीचे होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अभी ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था, दैट इज 16। तो इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 2 एटम्स हैं हमारे सोडियम के, तो 2 × 23 प्लस जो सल्फर का एटॉमिक मास है इसको आप 13.066 भी ले सकते हैं, जो इसका नेट है। तो सल्फर का 1 लेना है, 1 × 32.066 प्लस 4 ऑक्सीजन के लेने हैं 4 × 16। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ऐड करके तो ये कितना बनेगा 142.066 ग्राम्स। तो Na2SO4 का जो मोलर मास है वो कितना आएगा 142.066 ग्राम्स। अब हमने इसका मोलर मास तो फाइंड आउट कर लिया, हमें क्या फाइंड आउट करनी है इसकी मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे हर एक एलिमेंट का मास लेंगे, डिवाइड टोटल मास लेंगे, मल्टीप्लाई 100। कभी भी हमें जब परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है तो जितने हमारे मार्क्स आए होते हैं उतने मार्क्स लेते हैं, ओवर टोटल मार्क्स लेते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। सिमिलरली अगर हमें मास परसेंटेज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो हम जितना मास है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो मास लेंगे, डिवाइड में टोटल मास लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो सबसे पहले हम मास परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे सोडियम की। सो मास परसेंट ऑफ सोडियम Na की मास परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है Na2SO4, इसमें 2 सोडियम है, तो 2 सोडियम 2 Na के लिए हमारे पास इसका जो पर्टिकुलर मास आता है दैट इज़ 2 × 23 दैट इज़ 46 ग्राम्स। तो सोडियम का पर्टिकुलरली उस कंपाउंड के अंदर कितना कॉम्पोजिशन है 46 ग्राम्स। तो अगर हमें मास परसेंटेज लेनी है यहाँ पे दैट इज़ 46 ग्राम्स डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मोलर मास अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज़ 142.066 इंटू 100 इज़ फॉर परसेंटाइल। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 32.4%। तो Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट आपका कंपाउंड है इसके अंदर सोडियम की कितनी मास परसेंटेज है दैट इज 32.4%, राइट। सो ये अगर आपका आ जाएगा सोडियम की मास परसेंटेज। तो अगर आपको इसकी कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। You just have to divide 46 by 142.066 and then multiply with 100, right? नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। Na2SO4 में एक तो सोडियम का कंपाउंड है, दूसरा सल्फर का है, तीसरा ऑक्सीजन का है। सोडियम का हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नाउ वी विल फाइंड आउट फॉर सल्फर। सो अगर हम डिस्कस करेंगे मास परसेंट ऑफ सल्फर, सल्फर के लिए एक ही सल्फर का एलिमेंट है, Na2SO4 में सल्फर का एलिमेंट ओनली 1 है और सल्फर का जो वेट है दैट इज 32.066 ग्राम्स। तो अगर हम मास परसेंटेज निकालेंगे सल्फर की दैट विल बी मास ऑफ सल्फर दैट इज 32.066 ग्राम्स ओवर टोटल मास दैट इज 142.066 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटाइल। सो अगर आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आपका बनेगा 22.6%। तो सल्फर की जो मास परसेंट आई है दैट इज 22.6%। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन की मास परसेंटेज, यहीं पे कर लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, तो दैट मीन्स 4 × 16 दैट इज 16 4 64 ग्राम्स। तो टोटल जो कॉम्पोजिशन है ऑक्सीजन की कंपाउंड के अंदर दैट इज 64 ग्राम्स। तो मास परसेंटेज अगर हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज 64 ग्राम्स ओवर टोटल मास दैट इज 142.066 ग्राम्स मल्टीप्लाई 100 फॉर परसेंटाइल। एंड अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास परसेंटेज आपकी ऑक्सीजन की कितनी आएगी 45.05%, दैट इज 45.05%। एक सिंपल सा मेथड है आपको चेक करने के लिए कि आपने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं वो सही है या नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
कि कोई भी कॉम्पोजिशन होता है, कोई भी कंपाउंड है, तो टोटल परसेंटेज तो 100% ही रहेगी। तो जितने भी आपकी परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की आई है, आप तीनों को ऐड अप कीजिए तो आपका 100 अप्रॉक्स आना चाहिए। अगर 100 अप्रॉक्स आ रहा है दैट मीन्स आपने आंसर सही फाइंड आउट किए हैं, और अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशंस में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास आंसर्स तो होंगे नहीं, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक बार मैं नेट आंसर लिख देती हूँ इस क्वेश्चन का। क्या है दैट मास परसेंटाइल ऑफ सोडियम इज 32.4%, mass percentage of sulfur is 22.6%, and mass percentage of oxygen is 45.05%। अब इन तीनों को ऐड अप करके भी दे सकते हैं, पूरा 100 बन रहा है। तो दैट मीन्स हमने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं ठीक है। अगर किसी भी कैलकुलेशन में कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। तो पहले जो हमने कॉन्सेप्ट किया मोलर मास फाइंड आउट करने का, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि मोलर मास के बाद हम किसी भी कंपाउंड के पर्टिकुलर एलिमेंट की मास परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ determine the empirical formula of oxides of iron, of an oxide of iron। आयरन का कोई ऑक्साइड है, हमें नहीं पता उसका क्या फॉर्मूला है, Fe2O3 है या कोई और है आयरन का, हमें नहीं पता। हमें वो फाइंड आउट करना है जो भी कॉम्पोजिशन दी है उससे कि उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। सो विच हैज़, कॉम्पोजिशन दे रखी है, विच हैज़ 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% of oxygen, 30.1% of dioxygen by mass। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें कि हमें इम्पीरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। कोई ऑक्साइड है आयरन का जिसमें आयरन की कॉम्पोजिशन है 69.9% और डाइऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन है 30.1% बाय मास। बाय मास का मतलब इसकी मास परसेंटेज दे रखी है। तो जब लास्ट क्वेश्चन हमने किया है उसके अंदर हमें फॉर्मूला पता था, उससे हमने मास परसेंटेज फाइंड आउट की है, और इस क्वेश्चन में हमें मास परसेंटेज गिवन है और हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। सो अगर हमें रिलेटिव मोल्स निकालने हैं कि आयरन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आयरन ऑक्साइड में और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो सबसे पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव मोल्स। ठीक है, तो पहले आयरन के रिलेटिव मोल फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन, रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड्स। आयरन ऑक्साइड के अंदर आयरन का कितने रिलेटिव मोल है ये फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेटिव मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ द आयरन बाय मास। जितनी परसेंटेज दी है कि कितनी परसेंटेज है आयरन की, परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास डिवाइड्स बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन। उसको किससे डिवाइड करना है, जो आयरन का एटॉमिक मास होगा। तो परसेंटेज हमें दे रखी है आयरन की यहाँ पे 69.9% डिवाइड्स बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.85। अगर आपको अप्रोक्स वैल्यू लेनी है तो आप 56 भी ले सकते हैं। आयरन की वैल्यू यस 56 होती है, और अगर हम एक्यूरेट वैल्यू ले दैट इज़ 55.85। तो हमें रिलेटिव मास अगर हमें आयरन का फाइंड आउट करना है इन आयरन ऑक्साइड दैट इज 69.9 डिवाइड्स बाय 55.85। इसको आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल इक्वल्स टू 1.25। तो आयरन का रिलेटिव मोल्स यहाँ पे आ रहे हैं 1.25। सिमिलरली हम ऑक्सीजन के रिलेटिव मोल फाइंड आउट कर लेंगे। रिलेटिव मोल ऑफ ऑक्सीजन, relative moles of oxygen in iron oxide।
अगर हमें सिमिलरली ऑक्सीजन के फाइंड आउट करना है तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, परसेंटेज, कि कितनी परसेंटेज दे रखी है ऑक्सीजन की, डिवाइड्स बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. So that will be equals to percentage of oxygen here given is 30.1 and atomic mass कितना होता है ऑक्सीजन का, that is 16. तो 30.1 को अगर हम 16.00 से डिवाइड करेंगे that will comes out to be equals to 1.88. तो relative मोल ऑक्सीजन के कितने हैं, 1.88. सो सिंपल सी बात है, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है किसी का, अगर किसी भी कंपाउंड का आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ रिलेटिव मोल्स, रेशियो ऑफ रिलेटिव मोल. हम लेंगे रिलेटिव मोल ऑफ आयरन ओवर रिलेटिव मोल ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर आपको नॉर्मली अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है एंड उससे आपको मास परसेंटेज फाइंड करनी है, दैट इज गिवन मास ओवर टोटल मास इनटू 100, सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला लगता है. बट अगर आपको परसेंटेज गिवन है और आपको वहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज से पहले आपको रिलेटिव मोल्स फाइंड आउट करने हैं. रिलेटिव मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है जो भी परसेंटेज दी है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर लीजिए, जो भी दोनों के रिलेटिव मोल्स आएंगे उन दोनों को रेशियो में ले लीजिए, वहाँ से आपको एम्पिरिकल फॉर्मूले की रेशियो मिल जाएगी, मोलर रेशियो. अगर हमारे को आयरन की जो रिलेटिव मोल मिली है दैट इज़ 1.25 और जो ऑक्सीजन के रिलेटिव मोल मिले दैट इज़ 1.88, तो आप इसको ओवरऑल अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये 1/1.5 बन जाएगा और यू कैन से इट इज़ इक्वल्स टू 2/3. तो जो मोलर रेशियो बन रही है दैट इज़ इक्वल्स टू 2/3. तो 2/3 का मतलब क्या हो गया कि 2 मोल्स होंगे आयरन के और 3 मोल्स होंगे ऑक्सीजन के. तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो हमारी मोलर रेशियो आ रही है यहाँ से दैट इज इक्वल्स टू 2/3. दैट मीन्स 2 मोल्स यहाँ पे हो गए आयरन के एंड 3 मोल्स यहाँ पे हो गए हमारे ऑक्सीजन के. तो यहाँ से जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला दैट विल बी इक्वल्स टू, हम क्या कहेंगे यहाँ से, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ this iron oxide will be equals to Fe2O3. ठीक है, आयरन के 2 हैं दैट मीन्स Fe2, ऑक्सीजन के 3 है दैट मीन्स O3. तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया Fe2O3. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरह से आप इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. अभी हमने देखिए 2 तरह से क्वेश्चंस कर लिए. एक तो हमने पहले मोलर मास फाइंड आउट किया कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन हमने देखा कि मोलर मास से हम मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देन उसके बाद हमने अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है तो वहाँ से आपको अगर मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो वो कैसी होगी, और अगर आपको मास परसेंटेज गिवन है, मास परसेंटेज गिवन होने के बाद अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा. इस 2 तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड that could produced when. पार्ट्स दे रखे हैं आपको. फर्स्ट पार्ट है आपका 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर. दैट मीन्स कि अगर 1 मोल कार्बन अगर हमारा एयर में बर्न्ट हो रहा है तो उसमें से कितनी अमाउंट निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, इसके बारे में हमें बताना है. सेकेंड पार्ट में हमें बताना है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. पहले तो नॉर्मल एयर में बर्न किया है, अब सेकेंड पार्ट में है इट इज बर्न्ड इन 16 ग्राम्स ऑफ डाइऑक्सीजन, राइट.
थर्ड पार्ट दे रखा है 2 moles ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 3 पार्ट्स हैं, पहले वाले में 1 मोल एयर में, दूसरे वाले में 1 मोल ऑफ कार्बन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन में, थर्ड वाले में 2 मोल्स ऑफ कार्बन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन में। तो हमें उसमें बताना है कि अगर ऐसे बर्न हो रहे हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी, राइट। तो अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है, कार्बन और ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन से। दैट मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बनेगी। लाइक अगर हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें कि 1 मोल ऑफ कार्बन को अगर हम बर्न कर रहे हैं एयर में, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर, अगर एयर में बर्न कर रहे हैं तो एयर में से भी तो ऑक्सीजन को ही यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही वाला। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे कि 1 मोल ऑफ जो कार्बन है हमारा, दैट विल रिएक्ट विथ, यहाँ पे जो कार्बन है दैट विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इस फॉर्मूला से 1 मोल कार्बन का लिया, 1 मोल ऑक्सीजन का लिया, तो इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों अगर 1 मोल लिए, यहाँ पे तो आगे 1 ही है, इट प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका 1 मोल ही लेना है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, कार्बन की प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू, कार्बन की कितनी होती है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है 16, तो यहाँ से बन जाएगा 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल्स टू 44 ग्राम्स। तो कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी फर्स्ट पार्ट के लिए, दैट इज 44 ग्राम्स, राइट। क्योंकि अगर हमें जिसके साथ बर्न कर रहे हैं उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रखी है, 16 ग्राम या कुछ भी एयर में से, तो हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर हम कहेंगे, हमें दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पे कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा CO2 का, अभी हमने पीछे फॉर्मूला किया, दैट इज 44 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ओवर डाइऑक्सीजन का कितना होता है 32। नॉर्मली अगर हम एक ऑक्सीजन का 16 लेते हैं तो 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 32, तो ये हमारे यहाँ से रेशियो बन जाएगी, दैट विल कम्स आउट टू बी 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फर्क क्या आया दोनों पार्ट्स में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, कि पहले हमारा 44 ग्राम आया, अभी यहाँ पे 22 ग्राम आया, उसका हाफ आया। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें से दिया हुआ था कि इसको नॉर्मली बर्न किया है एयर में, तो एयर जो होगी, एयर के अंदर ऑक्सीजन होगा O2, अगर ऑक्सीजन हम यहाँ से O2 ले रहे हैं तो O2 का जो हम वेट लेंगे दैट इज 32, बिकॉज एक ऑक्सीजन का जो मास होता है एटॉमिक मास दैट इज 16 ग्राम्स, तो 2 ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज 32 ग्राम। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका मास 32 लेके हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। बट जो सेकंड पार्ट हमने किया है उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम 16 ग्राम, तो इस चीज़ का सिर्फ फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे हमें 16 ग्राम्स लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट की 2 मोल्स ऑफ कार्बन अगर हम बर्न करेंगे इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन तो कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्योंकि अब जब हम एयर ले रहे हैं, एयर के अंदर हमने ऑक्सीजन को लिमिटेड नहीं लिया, पर सेकंड और थर्ड पार्ट में दोनों में हमने ऑक्सीजन जो है हमारी दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो वो क्या है हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमें वहाँ पे पर्टिकुलर दिया हुआ है कि 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है थर्ड पार्ट में वो कंबाइन करेगी सिर्फ 0.5 मोल ऑफ कार्बन के साथ। अगर वो 0.5 मोल ऑफ कार्बन के साथ करेगी तो इसका आंसर भी 22 ग्राम्स ही आएगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर 44 ग्राम्स है और सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट का आंसर जो है दैट इज
22 ग्राम्स, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी रजे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको मोलर मास, उससे कैसे कैसे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो रहे हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA। फॉर्मूला दे रखा है सोडियम एसीटेट का, दैट इज CH3COONA। required to make 500 ml, required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution, aqueous solution. So molar mass of sodium acetate is, मोलर मास दे रखा है, अगर आपको इन केस मोलर मास नहीं भी दे रखा हो तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 3 हाइड्रोजन के, फिर 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 1 सोडियम, तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आपको मोलर मास जो है वो दे रखा है, दैट इज मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम्स पर मोल, राइट। क्वेश्चन क्या है आपका, यू हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। मोलर मास की बात नहीं कर रहे, मोलर मास हमें गिवन है, उसको कितना है। बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए कि मोलर मास नहीं गिवन होता है, तो जब क्वेश्चन ऐसा पढ़ते हैं ना, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो स्टूडेंट्स मोस्टली इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बट एक्चुअली में यहाँ पे मोलर मास नहीं है। जब मोलर मास फाइंड आउट करने को बोला होगा तो पर्टिकुलरली लिखा होगा कि मोलर मास ही फाइंड आउट करना है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है मास फाइंड आउट करना है हमें सोडियम एसीटेट का। रिक्वायर टू मेक, कितना हमें सोडियम एसीटेट चाहिए, रिक्वायर टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अगर हमें 0.375 मोलर वाला एक्वा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है 500 ml, तो उसके लिए कितना मास लेना पड़ेगा सोडियम एसीटेट का, ठीक है। तो मोलर क्या होता है इसके बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा है मोलर, मोलर का मतलब होता है कि 0.375 मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में आई थिंक आपको हम कह सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। और यू कैन से कि 1 लीटर के अंदर, मोलैरिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, दैट इज मोलैरिटी। तो यहाँ पे जो मोलर के बारे में लिखा है कि 0.375 मोलर सोल्यूशन, दैट मीन्स 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर जो सोल्यूशन है वो कितने सोडियम एसीटेट को काउंट करता है, दैट इज 0.375। तो इसको लिखने का हमारा क्या वे होगा, दैट इज 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसीटेट, molar aqueous solution of sodium acetate CH3COONA is equals to 1 liter, और you can say 1000 ml। 1 लीटर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर, 1000 ml of solution containing, मतलब 1 लीटर का जो भी सोल्यूशन लोगे आप, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, 0.375 मोल्स होंगे सोडियम एसीटेट के, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मोलैरिटी किसको बोलते हैं, मोलर किसको बोलते हैं। अगर 0.375 मोलर लिखा है, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यू कैन से 1000 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर 0.375 मोल्स होंगे सोडियम एसीटेट के। तो अगर हमें 1000 मिलीलीटर के अंदर मोल्स पता लग गए हैं, बट क्वेश्चन में हमें कितने दिया है सोल्यूशन, 500 ml, तो 500 ml के अंदर अगर हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0.375 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 500। मतलब 1000 ml के लिए इससे फिर 1 के लिए निकाल लो, 1 के लिए कितना आ जाएगा, 0.375 डिवाइड बाय 1000, और 500 ml के लिए निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 500, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, दैट इज 0.1875 मोल्स।
तो अगर 1000 मिलीलीटर के अंदर 0.375 मोल्स हैं सोडियम एसीटेट के, तो 500 मिलीलीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 0.1875 मोल्स सोडियम एसीटेट के। बट हमें जो फाइंड आउट करना है दैट इज मास। वी विल फाइंड आउट द मास फाइंड आउट करना है सोडियम एसीटेट का, CH3COONA का। तो अगर हम इसका मास फाइंड आउट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने आए हैं अभी हमारे? 0.1875। जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास कितना था सोडियम एसीटेट का? गिवन है आपको। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 82.0245 ग्राम्स। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 82.0245 ग्राम से। अगर 0.1875 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से आपको सॉल्व करने पे जो कैलकुलेशन में आंसर आएगा दैट इज 15.38 ग्राम्स। तो जो सोडियम एसीटेट है उसका मास कितना आया? 15.38 ग्राम्स। तो यहाँ से आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नॉर्मल जो मोलर मास था सोडियम एसीटेट का वो तो हमें गिवन ही है, दैट इज 82.0284। ठीक है, साथ में जो ये चीज़ लिखी है आपकी 0.181, हमें बताना है कि हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। ये तो एक मोल का 1 मोल का हमारा वेट होता है 82.024। बट हमें जो भी सोल्यूशन दिया है उसके अंदर ज़रूरी तो नहीं है कि 1 मोल ही हमारा कंपाउंड पड़ा है, तो कम भी पड़ा हो सकता है, ज़्यादा भी पड़ा हो सकता है। तो हमें उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे कि जो कंपाउंड दिया है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स पड़े हैं। तो हमने यहाँ से मोलैरिटी दी हुई थी, वहाँ से हमने ये चीज़ फाइंड आउट की कि मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स पड़े हैं। 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब होता है कि 1000 ml के अंदर इतने नंबर ऑफ मोल्स पड़े हैं। दैट मीन्स 1000 ml के अंदर हमारे 0.375 मोल्स पड़े हैं। बट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमें 500 ml सोल्यूशन लेना है। तो अगर 1000 ml के अंदर 0.375 मोल पड़े हैं तो वहाँ से आप 500 ml के अंदर कितने मोल्स होंगे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने फाइंड आउट किया है 500 ml के अंदर जो मोल्स आए हैं हमारे दैट इज 0.1875। तो यहाँ से हमें मोल्स पता लग गए कि 0.1875 मोल्स हैं हमारे टोटल। तो इसको हम अपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में सोडियम एसीटेट का कितना मास होगा। ठीक है जी। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले तो मोलर मास क्या होता है, कोई भी हमारा फॉर्मूला दिया है उसके हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास लेके ऐड करके हमने मोलर मास फाइंड आउट करना सीखा। देन सेकंड हमने मास परसेंटेज फाइंड आउट करनी सीखी कि कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है, फॉर्मूला दिया हुआ है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, वहाँ से आप उसकी हर एक एलिमेंट की पर्टिकुलर मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमने मास परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना सीखा कि अगर मास परसेंटेज हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की दी है, हमें नहीं पता कि क्या फॉर्मूला है, तो आप उनसे उनका रिलेटिव मोल फाइंड आउट करके उसकी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसकी रेशियो से आप उसकी मोलर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे आपको उसका क्या मिल जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। देन हमने क्या सीखा? यहाँ पे पर्टिकुलर मास फाइंड आउट करना सीखा। किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी सोल्यूशन दिया है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंपाउंड डाला हुआ है, तो उसका कितना मास होगा। तो उससे हमें पहले जो भी हमें कंपाउंड दिया है कि इतने लीटर सॉल्यूशन में इतना कंपाउंड बना है, तो वहाँ से आप उसकी मोल्स निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो उस सॉल्यूशन के जितने भी मोल्स आएंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके मोलर मास से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि आपने कितने नंबर ऑफ कितना मास है उस कंपाउंड का, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का उस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये था हमारा मोलर मास का कॉन्सेप्ट। तो इसके ऊपर तो गाइज इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने कम है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके एनसीईआरटी से आपने कोई भी रेफरेंस बुक ली है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने अभी आपके 3 से 4 कंसेप्ट तो क्लियर करवा ही दिए हैं, बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में अगर आपको किसी को भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया या कोई कैलकुलेशन दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स।
ठीक है। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल डेली लर्न के साथ बने रहिए। डेली लर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि आज आपकी ये वाली वीडियो अपलोड हुई है। तो ये आप हमारे साथ साथ डेली की डेली स्टडी कर सकते हैं, साथ के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। हम जितने भी हमारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं ये सारे हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइक IIT, JEE, नीट, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये तो आपके मस्ट ही हैं, आने ही चाहिए, राइट। तो जिन्होंने हमारे पुराने कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी नहीं देखी है तो आप गाइज वो भी देख सकते हैं। आपको वीडियोस में भी वो वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री की आपको डिफरेंट से सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई है हमने, कंसेप्ट वाइज इन डिटेल बनाई हुई है। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ भी डाउट होता है तो आप वो सेपरेट पर्टिकुलर वीडियोस देख सकते हैं और उनको भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए चलो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेक्स्ट टॉपिक, नए सेशन के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल डेली लर्न के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।